तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अभी हाल के दिनों में जो आपके रिएक्शंस आ रहे हैं NIOS DLED केस को लेके या फिर जो भी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो रिएक्शन काफ़ी, मुझे जहाँ तक लगता है कि निराशाजनक आपके रिएक्शंस आने लगे हैं। लेकिन मैंने जब भी वीडियोस की है या लाइव स्ट्रीम किया, उसमें हमेशा आपसे कहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। क्योंकि यदि आप मन से हार गए, कहा भी गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो यदि आप मन से हार जाते हैं तो फिर आगे के लिए जो काम करने की एक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो भी आपकी समाप्त हो जाती है और फाइनली आप प्रयास छोड़ देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी जो इस समय का घटनाक्रम है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं मुझे तो आशान्वित करती हैं, मुझे आशावादी बना के रखती हैं। आपका भी रिएक्शन वही होना चाहिए। मैं आज आपके सामने कुछ अपडेट्स के साथ आया हूँ, जो कि बारी बारी से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि गजट का प्रकाशन कैसे हो। अभी हम सारी चीज़ों पे पॉइंट दर पॉइंट आएंगे, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये आपके दिमाग में है कि गजट का प्रकाशन नहीं हो पाएगा, और आपका सोचना सही है। यदि गजट नहीं आती है तो ओवरऑल NIOS DLED के जो 14 लाख कैंडिडेट हैं, उनको राहत मिलना मुश्किल है। बाकी रिलैक्सेशन के लिए आपने आसाम हाई कोर्ट का देखा कि एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी गई है, यानी जो वैकेंसी ऑनगोइंग है वहाँ पे उनको अप्लाई करने की इजाज़त दे दी है। पप्पू सर ने जब लाइव स्ट्रीम किया था इस चैनल पे, तो उसका जिक्र उन्होंने भी किया था और मैंने इस संबंध में उनसे सवाल भी पूछे थे। बिहार के लिए BPSC TRE 3 के लिए या फिर TRE 2 सप्लीमेंट्री, इनके लिए भी प्रयास चल रहे हैं पप्पू सर के द्वारा, वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल गजट पब्लिकेशन के संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि नंदन सिंह बोहरा सर गजट पब्लिकेशन के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, आज भी वो प्रयासरत हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपना रास्ता जो काम करने का है वो चेंज किया है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से इस तरह का आर्डर पास करवाया जाए और वो डायरेक्ट NCTE को निर्देशित करे कि वो गजट पब्लिकेशन वाला जो कार्य है उसको जल्दी से जल्दी करवाएं। इस कड़ी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी रिट पिटीशन डाली जा चुकी है। अजीत सिंह आप जानते हैं, लाइव भी आए थे मेरे चैनल पे, कार्तिक जी, तो उनका भी प्रयास ये है और उसकी मैं डिटेल थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग डिटेल देख के समझ जाएंगे। 16 को डेट लगी है और मैं ये कहता हूँ आपको, मैं आशावादी क्यों बनाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि यदि आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, देखिए हर आपकी इच्छा नहीं हो सहयोग करने की, आपकी क्षमता न हो, वो एक अलग का चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि हज़ार लाखों लोगों का कार्य है, 14 लाख लोगों का कार्य है, कोई एक आदमी उसको अपने दम पे नहीं कर सकता। फिलहाल आप स्क्रीन पे आ जाइए, ये देख सकते हैं पेंडिंग लिखा हुआ है और ये 14 फरवरी का जनरेटेड ये स्टेटस है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस किया गया है। अजीत सिंह हैं इसके पिटिशनर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग डेट ये 16 फरवरी को मिल चुकी है। तो अभी क्या, कार्तिक सिंह जी मेरे चैनल पे आए थे मगन ट्यूटोरियल्स पे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ कही कि हमें केस लड़ने के लिए फंड की बहुत आवश्यकता है। अब सबको बीच में यही लगता है कि ये काम करेंगे नहीं और ये फंड की डिमांड करें। आपको ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं दिया गया था कि आप इतने पैसे दे दीजिए, कोई कंपलसरी एक आपको रेंज नहीं दिया गया था। आप अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इतना ही दीजिए। हाँ, यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे करके पिटिशनर बन जाते हैं तो उसका आपको सीधा लाभ मिल सकता है। तो उन्होंने कार्तिक सिंह जी ने इन चीज़ों को रेखांकित किया कि हमें समस्या आ रही है, लेकिन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जाइए मेंशनिंग करवाइए हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर आप जाके मेंशनिंग करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि पैसे लगते हैं तभी ये काम होते हैं। और डेटा आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि 16 फरवरी को फिर से डेट लग गई है। और ये इस केस की डिटेल आपको यदि और गहराई में जाननी हो तो आप पीछे के वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल है, किसके खिलाफ कौन कौन पार्टी बनाया गया है।
कहने का मेरा ये अर्थ है कि आप थोड़ा सा आपको पहले तो सकारात्मक रहना पड़ेगा और फिर एक्टिव भी रहना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया। 16 को डेट मिली है, आपको पता होगा। यदि 16 की ही बात है तो फिर एक वेस्ट बंगाल से मामला है, आप लोग जानते हैं, कौशिक दास जी, वो भी लाइव आ चुके हैं और उन्होंने भी अपना पक्ष इस चैनल पे रखा हुआ है, अपना मास्टर प्लान रखा हुआ है कि क्या कुछ वो करने वाले हैं। और जिस हिसाब से पिछली सुनवाई हुई थी मखीजा जी के कोर्ट में, कोहली जी के कोर्ट में, हिमा कोहली जी के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो अच्छे माहौल में हुई थी। तो वहाँ एक तरफ आसाम का मामला, अच्छा मैं पहले आसाम वाले उस पर भी आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ और आसाम के हाई कोर्ट ने, मैं कोई भी हवाई बात नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फरवरी का ये आर्डर है और ये आर्डर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं साफ साफ। तीसरी चीज़ ये है, देखिए अभी से हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक जो एक काम है वो होना शुरू हो गया है। असम हाई कोर्ट से रिलैक्सेशन मिल गया, अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। 16 को ही उसकी भी सुनवाई है, जो वेस्ट बंगाल वाला मामला है, और उसमें मैं कहूँ कि नंदन सिंह बोहरा सर भी पीछे से बैक सपोर्ट उनका पूरी तरह से है। तो हमें उम्मीद है कि बंगाल के मामले में भी रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। यदि ये चीज़ें हो जाती हैं, बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से रिलैक्सेशन यदि मिल जाता है, तो एक हमें सीढ़ी मिल जाएगी जिससे कि हम उसको आधार बना के स्टेप बाय स्टेप होल एनआईएस को वैलिड करवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पप्पू सर की भी बात कर लेना ज़रूरी होगा। वो भी जो TRE 3 का एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें चूँकि BPSC ने नोटिस जारी करके कहा कि एनआईएस DLED वैलिड नहीं है, चूँकि ये डिसाइडेड मामला है। आप लोग जानते हैं 28 नवंबर को फैसला जो आया था, तो उसमें एनआईएस DLED को पात्र नहीं माना गया था। लेकिन अब आसाम का चूँकि ऑर्डर आ चुका है इस बीच में, तो हम कह सकते हैं कि अभी उसको आधार बना के भी वो जाने की तैयारी में, उन्होंने खुद अपने मुंह से ही कहा था लाइव स्ट्रीम पे कि हम आसाम हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको आधार बना करके और इस तरह का केस पटना हाई कोर्ट में करने वाले हैं। और हो सकता है कि वो हो भी गया हो, 1-2 दिन में उसकी भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है गजट पब्लिकेशन का कार्य। आप जानते हैं कि जो मान्यता पत्र था NCTE का, मैं जहां तक समझता हूं सितंबर 2017 का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप इसको गजट मैं आपको वो डॉक्यूमेंट पहले आपको दिखा देता हूं। गजट पब्लिकेशन के लिए लिखा गया था इसमें, ये 22 सितंबर का है, आप देख सकते हैं। ये लेटर जो है NIS के तरफ से लिखा गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं इसको मार्कअप करता हूं। ये जो मान्यता पत्र है वो मान्यता पत्र 22 सितंबर 2017 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 सितंबर 2017 का है। और ये चेयरपर्सन योगेश सिंह जो NCTE के हैं, उनको ये लिखा गया है कि आप ये चीज़ करवाइए। हालांकि ये प्रोसेसिंग में है, जब से फैसला आया है तब से तमाम प्रयास, खुद NIS भी आगे आके, आप देख सकते हैं इस लेटर में, खुद NIOS भी आगे आके और इस तरह के प्रयास कर रहा है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि इस तरह की चीज़ें, एक बच्चा था उसने कहा था कि मुझे जो ITEP का सॉल्व पेपर है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उनको चाहिए, तो मैं वहाँ टेलीग्राम पे जल्दी ही उसको उपलब्ध करा दूंगा। और जो भी डिटेल होती है, जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो टेलीग्राम पे होता है। मैं बात कर रहा था आपसे कि गजट पब्लिकेशन के लिए प्रयास क्यों ज़रूरी है, और वो प्रयास हर तरफ से हो रहे हैं। यदि मैं आपको कुछ डिटेल बता सकूँ तो नंदन सिंह बोहरा सर ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर रखा है NCTE को, और जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसको पार्टी बना करके। इधर जो अजीत सिंह है, कार्तिक सिंह जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, इन्हीं संस्थाओं को पार्टी बना करके। और इन दोनों लोगों से आप मिल चुके हैं, इन दोनों लोगों ने अपना पक्ष मगन ट्यूटोरियल्स पे आके स्पष्ट किया है। अब आगे क्या, मैं गजट पब्लिकेशन पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि और जो भी प्रयास हैं, पप्पू सर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कौशिक दास जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य लोगों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में रिलैक्सेशन को लेकर के हैं। लेकिन वो प्रयास भी बेमतलब के नहीं हैं।
उसमें यदि रिलैक्सेशन मिल जाता है तो फिर एक रोड मैप तैयार हो जाएगा और उसके आधार पे पूर्ण वैलिडिटी जो कंप्लीट वैलिडिटी की डिमांड हम जाके सक्षम न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन यदि गजट पब्लिकेशन का कार्य हो जाता है, गजट पब्लिश हो जाता है, तो कभी भी केस फाइल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिमांड की जा सकती है कि एनआईएएस डीएलएड पूरी तरह से जो रेगुलर डीएलएड है, स्टेट डीएलएड है, उसके समकक्ष है, उसके इक्विवेलेंट है। तो बात को समझिए, आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और यथाशक्ति कोई भी संगठन हो, कोई भी इस तरह का चेहरा हो जो बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा हो, एनआईएएस डीएलएड को फिर से वापस लाने का प्रयास कर रहा हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा यदि वो सहयोग की अपील करता है, मैं फिर से एक बार कहता हूं, अकेले की बस की बात नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें आदमी व्यक्तिगत रूप से अफोर्ड कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को यदि सहयोग के लिए तैयार रखते हैं, सपोर्ट के लिए तैयार रखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब एनआईएएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड होगा। तो आशावादी रहिए आप लोग और सहयोग के लिए थोड़ा सा अपना माइंडसेट रखिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल यदि आप सहयोग के लिए पीछे हट जाते हैं तो अकेला आदमी शायद मैं कहूँगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप लोग इस तरह का सपोर्ट रखते हैं तो भविष्य में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन एनआईएएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड ज़रूर होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।